नमस्कार दोस्तों, एसीएफ इन्वायरमेंट में अभी अपन शुरू करेंगे जो अपनी 5वीं यूनिट चल रही है। और 5वीं यूनिट का जो अपना टॉपिक है वो है मृदा प्रदूषण या फिर सॉइल पोल्यूशन। मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन जो है वो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से जब मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें जब ह्रास हो जाता है या डिप्लेशन इन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। मृदा प्रदूषण और सॉइल पोल्यूशन से प्रकृति पर डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं और मृदा में ही जितने प्रकार की कृषि होती है वो मृदा से ही होती है। साथ ही जो भूगर्भिक जल है वो भी मृदा से ही जुड़ा रहता है, क्योंकि मृदा में अगर कुछ प्रदूषक उपस्थित होंगे तो वो प्रदूषक जो है पानी के साथ उनकी सांद्रता भूगर्भिक जल में या फिर स्थलीय जल में उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा मृदा प्रदूषण जब बढ़ता है तो इससे फसल चक्र जो है वो प्रभावित होता है, और फसल में अगर कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो कि बायो एक्यूमुलेट होते हैं तो उससे खाद्य जाल जो है वो खाद्य श्रृंखला जो है वो इससे प्रभावित होती है, और वो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता तक होते हुए प्रत्येक उपभोक्ता में जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते हैं उनकी सांद्रता उनमें धीरे धीरे जमती जाती है। तो मृदा प्रदूषण की पहले तो अपन बात करते हैं इसकी परिभाषा कि मृदा प्रदूषण होता क्या है। मृदा प्रदूषण मृदा की गुणवत्ता में प्राकृतिक या मानव जनित कारकों से ह्रास होना क्या कहलाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण इससे मृदा की गुणवत्ता में कमी आएगी और उर्वरक शक्ति जो है यानी फर्टिलाइजेशन पावर जो है सोइल की वो खत्म हो जाती है। मृदा प्रदूषण से मृदा अपरदन बढ़ता है जिसे अपन सोइल इरोजन बोलते हैं, सोइल इरोजन। और दूसरा इससे मृदा उर्वरता, सोइल फर्टिलिटी, ये दोनों क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है। सोइल इरोजन जो है वो इससे ज्यादा होगा, मृदा की ऊपरी परत जो है वो कट जाती है जिससे उपजाऊपन मृदा का कम हो जाता है और मृदा बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण के कारक यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सोइल पोल्यूशन यानी उन फैक्टर के कारण सोइल पोल्यूशन होता है। मृदा प्रदूषण के कारक, फैक्टर ऑफ सोइल पोल्यूशन, फैक्टर ऑफ सोइल पोल्यूशन। फैक्टर ऑफ सोइल पोल्यूशन में पहला फैक्टर है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण सोइल की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ जाती है मृदा अपरदन के कारण। दूसरा इसमें है भू उपयोग में परिवर्तन, भू उपयोग में परिवर्तन। तीसरा है मृदा तापमान में विविधता, मृदा के तापमान में विविधता। सूक्ष्म जीवों की संख्या में, सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी, सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी होना। ह्यूमस की मात्रा में, ह्यूमस की मात्रा में कमी होना। ह्यूमस जो मृदा में पाई जाती है उसकी मात्रा में कमी होना। अम्ल वर्षा
उर्वरक उपयोग, मृदा में जब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो उससे भी प्रभावित होता है। 8वां है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि भी कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसे कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसे झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसे कहा जाता है। नगरीय व औद्योगिक अपशिष्ट, नगरीय व औद्योगिक अपशिष्ट नगरों व उद्योगों से जो अपशिष्ट निकलता है उसको जब मृदा पर डाल दिया जाता है तो उससे मृदा अपरदन होता है। वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन, तो ये जितने कारक हैं ये सारे मृदा प्रदूषण के कारक हैं। इसके कारण मृदा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। पहला बात करते हैं अपन मृदा अपरदन। मृदा अपरदन वायु, जल या फिर गुरुत्वीय बल के कारण जब मृदा के कण जो हैं उनमें मृदा के कण अलग अलग हो जाते हैं, इसके कारण हो सकते हैं। मृदा के जो कण हैं उनके अलग अलग होने के कारण हैं वायु, जल या फिर गुरुत्व बल के कारण जब मृदा के कण अलग अलग हो जाते हैं तो मृदा की ऊपरी परत जो है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण कृषि क्षेत्र में कमी आती है, मृदा की उर्वरता घटती है और इससे मृदा की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। साथ ही मृदा अपरदन के कारण बाढ़ आने की घटना ज्यादा होती है, जिससे मृदा अपरदन से कृषि क्षेत्र प्रभावित होता है। साथ ही मानव जनसंख्या जो है वो भी इससे प्रभावित होती है। मृदा अपरदन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर अत्यधिक मृदा अपरदन होता है, जैसे आपके चंबल का जो क्षेत्र है वहां पर उत्खात भूमि बनती है, यानी उसमें गहरे गड्ढे बन जाते हैं पानी के कारण, तो उसे बेडलैंड ट्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। चंबल का जो क्षेत्र है वहां पर बेडलैंड ट्रोपोलॉजी उसे कहा जाता है, वहां पर अत्यधिक मृदा अपरदन होता है। दूसरा बात करते हैं भू उपयोग में परिवर्तन। भूमि जिस काम के लिए उपयोग में होनी चाहिए उसके अलावा किसी दूसरे काम में जब उपयोग में लेने लग जाते हैं तो उससे मृदा प्रदूषण बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें औद्योगिक अपशिष्ट जो होते हैं वो अगर कृषि भूमि पर डाले जाएंगे तो कृषि भूमि जो है वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे प्रदूषित हो जाएगी और वहां पर कृषि करना संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तांबा जो है, तांबा उसका जब निक्षेप मृदा में हो जाता है तो वहां पर वनस्पति उगना बंद हो जाता है जब तांबे की मात्रा मृदा में ज्यादा हो जाती है। तीसरा है मृदा तापमान में विविधता। मृदा के तापमान में जब परिवर्तन करते हैं या फिर मृदा के तापमान में जब परिवर्तन होता है तो इसके कारण मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाते हैं और इससे मृदा की जो पकड़ करने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। इससे मृदा अपरदन भी बढ़ता है और सूक्ष्म जीव जब इसमें कम हो जाते हैं तो मृदा की उर्वरता में कमी आती है। दूसरा है सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी। ये सारे कारक जो हैं इनके कारण सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है, जिससे मृदा का उपजाऊपन कम होता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और ये सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करता है तो वो लेग्यूमिनस प्लांट जो है होते हैं उनको वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो सूक्ष्म जीवों की संख्या में जब कमी आ जाएगी तो उनमें रूट नोडुल बनने बंद हो जाएंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार अन्य सूक्ष्म जीव जो है वो भी ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तीसरा है ह्यूमस की मात्रा में कमी। जब ह्यूमस की मात्रा में कमी आ जाएगी तो मृदा अपरदन जो है वो बढ़ने लग जाता है और उस मृदा को अपन क्या कहेंगे? ऊसर भूमि कहेंगे, क्योंकि वहां पर खेती करना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। वातावरण में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर SO2
SO3। ये गैसें जब एयर में आ जाती हैं तो जब जल के साथ ये क्रिया करती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करती हैं। ये नाइट्रिक एसिड जब मृदा पर गिरता है तो मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है, साथ ही मृदा की अम्लीयता की मात्रा बढ़ती है, यानी एसिडिटी मृदा में ज्यादा हो जाती है, जिससे मृदा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। उर्वरक का उपयोग पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र हैं वहां पर कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है, NPK। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन चावल और गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन वहां पर पंजाब और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं वहां पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक का उपयोग किया जाता है अत्यधिक मात्रा में, जिससे क्या होता है मृदा की उत्पादन की क्षमता घटती है और धीरे धीरे ये जो उर्वरक हैं इनका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होने लग जाता है, क्योंकि इनकी जो मृदा जो है उसकी जब वो प्रदूषित हो जाती है तो उसमें ज्यादा उर्वरक अपने को डालना पड़ेगा उत्पादकता बढ़ाने के लिए। साथ में ही ये उर्वरक जब पानी के साथ बहकर भूगर्भिक जल या स्थलीय जल पे चले जाते हैं तो इससे भी जल तंत्र जो है वो भी इससे प्रभावित होता है। 8वां है स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ज्यादातर पहाड़ी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे झूम कृषि कहते हैं, इसमें वनों को काटकर वहां पर खेती की जाती है। तो एक स्थान पर थोड़े समय के लिए खेती की जाती है, फिर वो मृदा जो है वो अनुपजाऊ हो जाती है, क्योंकि उसमें उसके उर्वरक जो है वो पौधा ले लेता है। तो ऐसी मृदा को फिर छोड़ दिया जाता है और वहां पर वनों को काटकर ये कृषि की जाती है, इसलिए मृदा की पकड़ ढीली हो जाती है और सॉइल पोल्यूशन इससे बढ़ता है। नेक्स्ट है नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट। नगरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट की जब डंपिंग की जाती है तो डंपिंग से मृदा जो है वो प्रभावित होती है, क्योंकि एक ही प्रकार का कंटेंट उस मृदा पर आ जाता है और उससे मृदा प्रदूषित हो जाती है। वनोन्मूलन, जब वनों की कटाई होती है तो वनों की कटाई से मृदा अपरदन ज्यादा हुआ, क्योंकि वन जो है वो हवा को रोकते हैं और हवा के वेग को वो कम करते हैं, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। साथ ही वन जो होते हैं उनकी जड़ें जो होती है वो मृदा को पकड़ के रखती हैं, मृदा को बांधे रखती हैं। तो वन उन्मूलन जब होगा तो इससे उनकी पकड़ कम होगी। साथ ही वनों से जो अपशिष्ट पदार्थ गिरते हैं, जैसे पत्तियां हैं, उनकी डालियां हैं, तो वो जब गिरती हैं तो उससे ह्यूमस का निर्माण होता है, वो भी उससे नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जितने भी कारक हैं, ये कारक किसके हैं? मृदा प्रदूषण के कारक हैं। तो ये तो सारे हैं मृदा प्रदूषण के कारक। अब अपन बात करते हैं मृदा प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण। मृदा प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण। मृदा प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं उनको अपन 5 भागों में बांट सकते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण। मृदा प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण। कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे मृदा प्रदूषण होता है? तो इसमें पहला है भौतिक स्रोत, दूसरा इसमें है वायुजन्य स्रोत, भौतिक स्रोत, वायुजन्य स्रोत, जैविक स्रोत, रासायनिक व कीटनाशक स्रोत, और 5वां है इसमें नगरीय व औद्योगिक अपशिष्ट। नगरीय व औद्योगिक अपशिष्ट। ये है मृदा प्रदूषण के मुख्य स्रोत। पहला है भौतिक स्रोत, दूसरा है वायुजन्य स्रोत, तीसरा है जैविक स्रोत, चौथा है रासायनिक और कीटनाशक स्रोत, 5वां है नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट। अब बात करते हैं भौतिक स्रोत की। भौतिक स्रोत जो होते हैं इसमें जैसे
मृदा की संरचना, मृदा की संरचना, सेलों की संरचना, सेल मतलब पत्थर जो होते हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो उसके आधार पर मृदा का निर्माण होता है। वो भी मृदा प्रदूषक के स्रोतों का निर्धारण करते हैं। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता, ये सारे जो होते हैं ये भौतिक स्रोत में शामिल होते हैं और इन सभी स्रोतों के कारण मृदा के जो मौलिक गुण होते हैं उनमें कमी आती है। जब इनमें प्रदूषण होता है तो इसके कारण भौतिक स्रोतों में प्रदूषण के कारण मृदा की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आती है। दूसरा अपन बात करते हैं वायुजन्य स्रोत। वायुजन्य स्रोतों में वायु की तीव्रता, वायु की तीव्रता, वायु की दिशा, वायु की दिशा में परिवर्तन, तो वायु की तीव्रता कितनी है और वायु की दिशा में परिवर्तन किस गति से हो रहा है उससे भी मृदा प्रदूषित होता है, क्योंकि वायु की जितनी ज्यादा तीव्रता होगी मृदा अपर्दन उतना ही ज्यादा होगा और वायु की दिशा में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा मृदा अपर्दन उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा बात करते हैं जैविक स्रोत। जैविक स्रोत यानी ऐसे जीव जो कि कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो इन रोगों में अगर बात करें तो मनुष्य के द्वारा परित्यक्त रोगजन्य, मनुष्य द्वारा परित्यक्त रोगजनक, यानी मनुष्य में अगर कोई रोग उपस्थित है तो उसके कारण उसका जो अपशिष्ट होता है उससे मृदा में रोगजनक उसके आ जाते हैं। दूसरा है पशुओं द्वारा परित्यक्त रोगजनक। तीसरा है मृदा में उपस्थित रोगाणु, मृदा में अगर कोई रोगाणु उपस्थित है। चौथा है कुछ बैक्टीरिया व प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया व प्रोटोजोआ, तो ये सारे जैविक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। चौथा बात करते हैं रासायनिक और कीटनाशक स्रोत। रासायनिक और कीटनाशक स्रोत का उपयोग अपन उर्वरक के रूप में करते हैं और कीटनाशी के रूप में करते हैं। तो ये कीटनाशक जब मृदा में आ जाते हैं तो मृदा इससे अपरदित होती है और इससे आहार खाद्य जाल जो होता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, क्योंकि इससे ये जो कीटनाशक है ये जल्दी से डिग्रेड नहीं हो पाते। जैसे डीडीटी है, 2,4-D है, ये सारे डिग्रेड नहीं होते इतने जल्दी, इसलिए ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। जैव रासायनिक, साथ में इसमें कीटनाशक व जैव रसायन, जैव रसायन के कारण जब मृदा अपरदन होता है तो उसे क्रिपलिंग डेथ कहा जाता है, यानी रेंगती मृत्यु, रेंगती मृत्यु, क्रीपिंग डेथ। मृदा की रेंगती मृत्यु इन कीटनाशकों के कारण होती है। जो पांचवा है नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट। नगरीय और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जब मृदा में डाल दिए जाते हैं तो इससे मृदा जो है वो प्रभावित होती है। तो ये सारे हैं मृदा के स्रोत, भौतिक स्रोत, वायुजन्य स्रोत, जैविक स्रोत, रासायनिक व कीटनाशक या जैव रसायन स्रोत, नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव। मृदा प्रदूषण जो है इसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मृदा प्रदूषण के प्रभाव, मृदा प्रदूषण के प्रभाव, मृदा प्रदूषण के कई प्रभाव पड़ते हैं। जैसे पहला अपन बात करते हैं मृदा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है मृदा पर
प्रभाव। मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके कारण मृदा अपरदन होता है, मृदा अम्लीयता बढ़ती है और मृदा की क्षारीयता बढ़ती है। मृदा अपरदन, मृदा क्षारीयता, मृदा अम्लीयता, ये सभी मृदा प्रदूषण के कारण होते हैं। मृदा अपरदन, इससे मृदा की संरचना बिगड़ जाती है। मृदा क्षारीयता, मृदा में क्षारीय कंटेंट जो है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे इसे कलर, अन्य नाम इसके कलर, चौपन, रेहुला, ये सारे नाम किसके हैं? मृदा क्षारीयता के नाम है। कलर, चौपन, रेहुला, ये सारे मृदा की क्षारीयता के नाम है। मृदा की जो क्षारीयता है इसको दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। दूर उपचार हेतु जिप्सम का उपयोग, उपचार हेतु किसका उपयोग करेंगे अपन? जिप्सम का उपयोग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। क्षारीय मृदा को अगर उपचारित करना है तो उसके लिए जिप्सम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मृदा अम्लीयता, मृदा की एसिडिटी बढ़ना। जब मृदा की एसिडिटी बढ़ जाती है तो इसके लिए चूना पत्थर या चूना द्वारा उपचारित किया जाता है। चूने द्वारा इसको उपचारित किया जाता है, जिससे कि मृदा जो है उसकी अम्लीयता को कम किया जा सकता है। दूसरा है सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। मृदा प्रदूषण के कारण सूक्ष्म जीव जो है वो भी प्रभावित होते हैं। सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, जिससे खाद्य जाल जो है वो भी, खाद्य श्रृंखला जो है वो भी इससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट है पादप व जंतुओं पर प्रभाव। मृदा प्रदूषण के कारण पादप जो है वो प्रभावित होते हैं तथा जंतु भी इनडायरेक्ट रूप से इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि मृदा में जब DDT, 2,4-D ये सब जब आ जाते हैं तो ये बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बायो एक्यूमुलेट यानी ये जो जीव होते हैं खाद्य श्रृंखला के अलग अलग स्तर में, तो उसमें ये इकट्ठा होने लग जाते हैं। इससे कई प्रकार के रोगजनक उसमें पैदा हो जाते हैं। चौथा है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, मृदा जब प्रदूषित हो जाती है तो इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव अपने आहार के लिए जितनी चीजें लेता है वो मृदा से ही पैदा होती हैं, क्योंकि कृषि जो होती है वो मृदा में होती है। इसलिए मृदा में उपस्थित जो कृषि से जो अनाज प्राप्त होता है वो अगर कंटामिनेटेड है या फिर मृदा से भूगर्भिक जल या सतही जल का जब अपन उपयोग करते हैं तो उसमें अगर लेड और आर्सेनिक की मात्रा है तो इससे मानव में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पांचवा है इसमें प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। मृदा अपरदन के कारण प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट इसमें है फसल पर प्रभाव। फसल पर प्रभाव, फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मृदा प्रदूषण के कारण जैसे अगर मृदा में लवणीयता बढ़ जाती है तो फसल की उत्पादकता घटती है। मृदा की लवणीयता या क्षारीयता बढ़ना, तो इससे क्या होगा? इन सब से क्या होगा? उत्पादकता में कमी आएगी। इसके अलावा मृदा में कई बार सेम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सेम की समस्या में
लवण जो है वो मृदा के ऊपर आ जाते हैं, मृदा की मिट्टी की सतह के ऊपर आ जाते हैं, जिससे पादप जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और उत्पादकता अत्यधिक मात्रा में कम हो जाती है। राजस्थान में यह है, सेम की जो समस्या है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र है वहां पर आम बात है, क्योंकि वहां पर लगातार सिंचाई होने से नीचे के जो लवण है वो मृदा की ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। जहां पर IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहां पर चल रही है वहां पर अत्यधिक सिंचाई होने से सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा विश्व की 30% जो मृदा है वो लवणीय भूमि के कारण लवणीयता से प्रभावित है। विश्व की 30% भूमि लवणीयता से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? लवणीयता से ये मृदा जो है वो ग्रसित है। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। कौन से ऐसे उपाय हैं जिसके द्वारा मृदा प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है? मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। मृदा प्रदूषण नियंत्रण के कई उपाय हैं जिनके आधार पर अपन मृदा जो प्रदूषित है या फिर जो मृदा प्रदूषित हो गई है उसको भी अपन ट्रीटमेंट के द्वारा सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मृदा प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले मृदा अपरदन रोकना होगा। मृदा अपरदन रोका जाए तो मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या किया जाए? मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा है कीटनाशक व उर्वरकों का उपयोग कम किया जाए। तो इनका जब अपन उपयोग कम करेंगे तो क्या काम लेंगे अपन? जैव उर्वरक का उपयोग बढ़ाया जाए। जैव उर्वरक का उपयोग इसे बढ़ाया जाए। साथ में ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग किया जाए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देंगे तो कीटनाशक और उर्वरक है इनका उपयोग अपन कम करेंगे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट उर्वरकों के स्थान पर मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जाए, इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जिसके तहत जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाए। साथ में ही इसमें राइजोबियम जीवाणु का उपयोग किया जाए। इसके अलावा शैवाल का उपयोग किया जाए जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना, नोस्टोक। इन जीवाणु का उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डीडीटी व कीटनाशक जो हैं इनका उपयोग कम से कम किया जाए। इनके स्थान पर कोई बायोपेस्टिसाइड का उपयोग किया जाना चाहिए। 3R व 4R तकनीक को बढ़ावा देना। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज जो तकनीक है उसको अपन बढ़ावा दें, जिससे मृदा अपरदन जो है वो कम हो सके। इसके अलावा जिप्सम व पाइराइट का उपयोग, जिप्सम व पाइराइट का उपयोग किस लिए करें? मृदा उपचार हेतु।
मृदा उपचार हेतु इसका उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, फसल प्रबंधन को बढ़ावा देना, फसल प्रबंधन को बढ़ावा देना, जल निकासी की उचित व्यवस्था करना, जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए जिससे कि मृदा अपरदन कम से कम हो सके। देश में अगर कुल बंजर भूमि की बात करें, कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट की बात कर लेते हैं। विविध देश में कुल बंजर भूमि जितनी देश का क्षेत्रफल है उसकी लगभग 14.75% जो भूमि है वो कैसी भूमि है, बंजर भूमि है। और सर्वाधिक जो वेस्ट लैंड है वो जम्मू कश्मीर में है। सर्वाधिक वेस्ट लैंड वाला राज्य जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा वेस्ट लैंड है। अगर अपन बात करें उर्वरक जो अपन मृदा में काम में लेते हैं, फसल उत्पादकता में काम में लेते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये होते हैं। लेकिन इनकी मात्रा कितनी कितनी होती है अनुपात में अगर बात करें तो नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2 और पोटेशियम 1, इस अनुपात में ये हमेशा उपस्थित होने चाहिए। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है 4-2-1 के अनुपात में उपस्थित होने चाहिए। मृदा संगठन में ह्यूमस की मात्रा, मृदा जो संगठन होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा 5 से 10% होनी चाहिए। 5 से 10% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 से 10% ह्यूमस की मात्रा मृदा में उपस्थित होनी चाहिए। भारत में अवनालिका अपरदन से जो प्रभावित भाग है वो है सबसे ज्यादा चंबल का क्षेत्र, मालवा का चंबल क्षेत्र, मालवा चंबल क्षेत्र। अब नालिका अपरदन प्रभावित क्षेत्र, इसे बेडलैंड ट्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। बेडलैंड ट्रोपोलॉजी, इसे क्या कहा जाता है? बेडलैंड ट्रोपोलॉजी भी इसे कहा जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की गठन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। फिर इसी में ही है, विविध में ही है, राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भू उपयोग नियोजन ब्यूरो। राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भू उपयोग नियोजन ब्यूरो, राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भू उपयोग नियोजन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1956 में की गई। स्थापना 1956। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलुरु, दिल्ली, कलकत्ता, उदयपुर तथा लास्ट इसमें है जोरहट। ये 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। किसके? राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भू उपयोग नियोजन ब्यूरो के 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो ये है इसमें मृदा प्रदूषण तथा जो फैक्ट जो मुख्य है वो इसमें
ये इफेक्ट बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।